हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी वाला। आज हम देखने वाले हैं 15 अप्रैल का करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, यूपी पीसीएस एग्जाम और इस तरह के जो अन्य एग्जाम्स हैं वहाँ पे आपके काम आने वाला है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है और इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो वहाँ से इस पीडीएफ को आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और मंथ के एंड में जैसे अप्रैल पूरा हो जाएगा तो फिर इसके आपको एक कंपाइलेशन भी मिलेगा, पूरी एक पीडीएफ मिलेगी अप्रैल मंथ की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है सिविल कमिटमेंट। ठीक है, तो ये है क्या, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हाल ही में यूएन ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है, फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट या सतत विकास के लिए वित्त पोषण रिपोर्ट 2026 की। उस रिपोर्ट का टाइटल क्या है, इम्प्लीमेंटिंग द सिविल कमिटमेंट। ठीक है, या सिविल प्रतिबद्धता को लागू करना। तो उसमें कहा गया है कि इस कमिटमेंट के बावजूद भी क्या है कि बहुत बड़े स्तर पे जो वित्त पोषण है, फाइनेंस है, उसकी कमी है। ठीक है, तो अब हमें समझना है कि एक रिपोर्ट ही आई है ना, यूएन की रिपोर्ट है, तो ये सिविल कमिटमेंट है क्या आखिर। ठीक है, तो ये हमें समझना होगा। तो ये कमिटमेंट है, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। कब हुआ था ये साइन, तो 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट, जो अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त पोषण के लिए 14वां सम्मेलन था, वहाँ पर ये जो है कमिटमेंट आया था। ठीक है, कहाँ हुआ था ये सम्मेलन, स्पेन में लास्ट ईयर 2025 में। ठीक है, रिसेंट का ही कमिटमेंट है तो इसलिए काम का है। ओके, आपको पता है कि कोई भी पेपर हो 1-1.5 साल का करंट अफेयर्स तो आता ही है। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया है ना, इसमें कहा गया कि देखो अगर हमें सतत विकास करना है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, तो जो डेवलपिंग कंट्री हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, तो उनके पास तो पैसा नहीं है ना कि वो इतने जो एम्बिशियस गोल्स हैं, इतने अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्य रख दिए हैं तो उनको प्राप्त कर पाएंगे। उनको इसके लिए ज़रूरत है पैसे की, फाइनेंस की, जो उनके पास है नहीं। तो इसका उद्देश्य है कि जो फाइनेंस उन्हें चाहिए, ठीक है, वो प्रदान कराना। ठीक है, तो क्या क्या है इसका उद्देश्य देख लेते हैं। टू ब्रिज द $4 ट्रिलियन, ये इनका मानना है कि $4 ट्रिलियन की आवश्यकता है अगर आपको सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो। ठीक है, तो 2030 तक जो एसडीजी गोल्स हैं, जो हमारे 17 गोल्स हैं, उनको अगर आपको प्राप्त करना है तो 2030 तक कितने डॉलर की आवश्यकता है, $4 ट्रिलियन की आवश्यकता है। तो ये कमिटमेंट कहता है कि कैसे आएगा ये, है ना, ये पैसा कैसे आएगा। तो सबसे पहले तो आप क्या कर सकते हो, सीधे सीधे फंड्स दे दें, है ना, एजुकेशन में, हेल्थ में, रिन्यूएबल एनर्जी में, या तो जो अमीर देश हैं या संस्थाएं हैं वो ऐसा कर सकती हैं कि इन्वेस्ट कर दें, ठीक है, गरीब देशों में। दूसरा क्या कर सकती हैं कि जो ऋण लेने का एक सिस्टम बना रखा है, लोन का, डेट का, उसको थोड़ा सा आसान कर दें, है ना, फेयर सिस्टम क्रिएट कर दो। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि किसी देश ने ऋण लिया तो वो पूरा बर्बाद हो जाता है। जैसे कि चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी है कि अगर किसी देश ने चाइना से ऋण ले लिया है तो फिर वो उसके ही मकर जाल में फंस जाएगा, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा एक फेयर सिस्टम होना चाहिए कि चलो कोई फंड नहीं कर रहा, उन्हें कोई निवेश नहीं कर रहा, तो कम से कम वो ऋण लेके तो अपना विकास कर ही पाए, है ना। तो एक तरीका इन्होंने ये बताया। तो पहला तरीका क्या है कि सीधे सीधे निवेश कर दो छोटे देशों में, या फिर आप उन्हें जो आपके ऐसे सिस्टम हैं जो ऋण प्रदान कराते हैं उनको इतना स्ट्रीमलाइन कर दो कि वो आसानी से लोन ले सकें। ठीक है, जो हमारा फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है और इस तरह की अन्य संस्थाएं हैं, इनको और समावेशी बनाओ, ऑल इंक्लूसिव बनाओ, ताकि ये केवल जो बड़े देश हैं उनके हितों के लिए ना काम करें, बल्कि जो छोटे देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जो अविकसित देश हैं, जो अफ्रीकन कंट्री हैं, और कहना होगा जो हमारे साउथ, है ना, जो साउथ के कंट्रीज हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या हो, अच्छा सा एक फाइनेंस प्रोवाइड करा सकें। ठीक है,
तो यहाँ पे अब समस्या क्या आ गई है, यूएन ने जो चिंता व्यक्त की है कि फाइनेंस प्रोवाइड नहीं हो रहा है। सेविले कमिटमेंट के तहत हमने कहा था कि $4 ट्रिलियन इकट्ठा करेंगे किसी तरह, लेकिन वो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यूएस निकल गया इससे, है ना, कि यूएस, आपको पता है कि ट्रम्प के आने के बाद इसने बहुत सारे जो भी ऐसे इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं उनसे पीछे हो गया है। ठीक, तो एक बड़ा फंडिंग इन्वेस्टर है ना, फंड देने वाला है। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर देखा गया है कि जो ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस है वो भी बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो जो देश हैं जो डेवलपमेंट में कुछ सहायता करते हैं उसमें भी बहुत कमी आई है, लगभग 23% की कमी आई है। केवल 4 देशों ने ही अपने टारगेट्स को मीट किया है, अदरवाइज देश नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपको याद नहीं रखना है ना, बस हम देखो, हमें क्या है ना, अगर आपने सेविले कमिटमेंट पढ़ा है तो वो उसकी इमेज तब बनेगी जब आप उसके बारे में 4-5 मिनट सुनोगे, है ना, नहीं तो उसकी इमेज ही नहीं बनेगी आपके माइंड में। ठीक, और इमेज नहीं बनेगी तो एग्जाम में वो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये सब जानना है कि क्यों यूएन ने चिंता व्यक्त की है। तो यूएन की चिंता के 3 कारण हैं। पहला, अमेरिका इससे पीछे हट गया है। दूसरा, जो ये जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गई है ना, यूएस चाइना की राइवलरी चल रही है, मिडिल ईस्ट की टेंशन है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, तो ऐसे में देश क्या करेंगे, क्या डेवलपमेंट के लिए पैसा देंगे या अपने जो सिक्योरिटी के जो अपने डिफेंस के सिक्योरिटी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक यही चिंता की बात है। दूसरा है कि इन वजहों से बहुत कम ही देशों ने अपना योगदान दिया है। केवल 4 देश ऐसे हैं जिन्होंने अपना टारगेट मीट किया है ना, 0.7% का टारगेट मीट किया है, अदरवाइज नहीं कर रहे हैं देश। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन है सेविले प्रतिबद्धता क्या है, किससे रिलेटेड है ना, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन से। तो हमने देखा क्लाइमेट चेंज से इसका संबंध नहीं है ना, हमने देखा कि एसडीजी को प्राप्त करना है तो डेवलपिंग देशों की मदद करनी है या अंडर डेवलप्ड की। तो यहाँ पे आंसर बनेगा बी, फाइनेंसिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए वित्त पोषण। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नासा का पेस सैटेलाइट मिशन। ठीक, अभी रिसेंट में नासा ने एक स्टडी पब्लिश की इसकी और कहा कि इस सैटेलाइट मिशन की सहायता से अब जो साइंटिस्ट हैं वो एग्जैक्ट पॉल्यूशन कहाँ से हो रहा है उस सोर्स का पता लगा सकेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर मानो आपके एरिया में बहुत प्रदूषण बढ़ रहा है तो अगर आपको पता चल जाए कि ये वाली फैक्ट्री है या ये क्षेत्र है जहाँ से ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए, केवल उसके लिए वहाँ से पॉल्यूशन को रोकने की नीतियाँ बना सकते हैं ना। अभी तो क्या है, हमें पता ही नहीं कि कौन कौन सी इंडस्ट्री कितना कितना पॉल्यूशन कर रही है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, पेस मिशन के तहत बताया है नासा ने कि अब साइंटिस्ट पिन पॉइंट कर पाएंगे एग्जैक्ट सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। ठीक है, कि क्या है वायु प्रदूषण का सटीक स्रोत, उसकी जानकारी दे पाएंगे। ठीक है, इसमें हाइपर स्पेक्ट्रल सेंसर्स लगे हैं। ओके, पेस की फुल फॉर्म क्या है, प्लैंकटन एरोसोल क्लाउड एंड ओशन इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पेस मिशन है ये प्लैंकटन जो समुद्र में या वाटर बॉडीज में प्लैंकटन्स होते हैं, ठीक है, उनकी जानकारी रखता है, एरोसोल्स की, क्लाउड्स की और ओशन इकोसिस्टम की। ठीक है, इन सब के लिए ये बनाया गया है। ये सैटेलाइट कब लॉन्च किया गया था, तो 2024 में 8 फरवरी 2024 को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया था। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में लगभग 676 एल्टीट्यूड पर यह घूम रहा है। ठीक, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि देखो जो ऐसे चीज़ें हैं पृथ्वी पर जो इनविजिबल हैं, जो हमें दिखती नहीं, जैसे एरोसोल नहीं दिखते, है ना, तो या पॉल्यूशन नहीं दिखता है ऐसे सीधे सीधे। ठीक है, या जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमें ऐसे मूल रूप से कहीं मौजूद नहीं है ना, तो ऐसी जो चीज़ें हैं या ये जो पॉल्यूशन है इससे बादलों का बनना किस तरह से प्रभावित हो रहा है ना, तो ये आप देख नहीं सकते, इसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक, तो इन सब चीज़ों के अध्ययन के लिए ये जो है मिशन लॉन्च किया गया था 2024 में। ठीक है,
कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें। इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप आईएएस की परीक्षा दे रहे हैं तो इनको देख लेना। अगर पीसीएस या अन्य कोई एग्जाम्स दे रहे हैं तो यहाँ वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है इसमें, तो ओसीआई ओशियन कलर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ना ओशन में, ठीक, तो उनको उनके कलर के आधार पे उनका वर्गीकरण कर देगा, ठीक है, उनके रंगों से पहचान करता है, ठीक। फिर है स्पेस X1 स्पेक्ट्रोपोलरीमीटर है, ये एरोसोल को जो है डिटेक्ट करता है, ट्रैक करता है, ठीक। एरोसोल क्या है, जो वायु में स्मोक होता है, डस्ट होता है, छोटे छोटे पॉल्यूटेंट होते हैं, ठीक, उनको डिटेक्ट करेगा। एक है HARP-2 हाइपर एंगुलर रेनबो पोलरीमीटर, ये क्लाउड पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है, कि बादल के कण कैसे हैं, उनका आकार कैसा है, बड़े हैं, छोटे हैं, या क्लाइमेट चेंज की वजह से बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, है ना, उनका आकार कैसे प्रभावित हो रहा है, तो ये सब देखेगा, ठीक। अगेन आपको अगर आईएएस की परीक्षा देनी है तो ही इस इंस्ट्रूमेंट को ध्यान रखना है, पीसीएस में इंस्ट्रूमेंट नहीं पूछे जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। नेक्स्ट है इसका सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है। तो देखो जो प्लैंकटन है ना, प्लैंकटन के बारे में पता कर रहा है, तो प्लैंकटन पे कौन जीवित होता है, प्लैंकटन्स को कौन खाता है, मछलियां खाती हैं, है ना। तो अगर कहीं पे प्लैंकटन के बारे में हमें पता चल जाए कि उनकी संख्या कम है या ज़्यादा है, तो हम फिश पॉपुलेशन का पता लगा सकते हैं, है ना। हमें ये पता चल जाए कि आगे आने वाले समय में प्लैंकटन कम हो रहे हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि फिश भी कम होंगी इस इलाके में। तो जो फिश की पॉपुलेशन है हम उसको प्रेडिक्ट कर सकेंगे इसकी मदद से, ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, हार्मफुल एल्गल ब्लूम को पे नज़र बना के रखता है, ठीक। तो फूड सिक्योरिटी के लिए अच्छा है ना। तो हम पहले से ही बता सकेंगे कि फूड जो है मछलियाँ अवेलेबल होंगी इस एरिया में या नहीं होंगी, ठीक है। इसके अलावा देखो जो फाइटोप्लैंक्टन पे नजर रख रहा है, फाइटोप्लैंक्टन क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं वातावरण से, है ना। पौधे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो ये क्या करेगा, ये भी बताएगा, है ना, कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने एब्जॉर्ब की है ना, एग्जैक्ट डेटा देगा। अभी तक तो बस हमें अंदाजा है, ओके। इसके अलावा क्लाइमेट का प्रेडिक्शन करेगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रही है तो कैसा क्लाइमेट होगा, ज़्यादा हो रही है तो कैसा होगा। बादलों का हमने देखा आकार नापता है ना, कि उसके कणों का आकार कैसा है उसका अध्ययन करता है। तो उसके आधार पे भी क्या करेगा ये, जो फ्यूचर के क्लाइमेट प्रेडिक्शंस हैं, जलवायु संबंधित भविष्यवाणियां हैं कि तापमान ज़्यादा होगा, कम होगा, बारिश ज़्यादा होगी, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे, तो इसको सटीक रूप से इसका फॉरकास्टिंग कर पाएगा, ठीक है। तो ये पेस चर्चा में था। नासा का मिशन है, ध्यान रखना है, आ जाएगा इसरो का मिशन है तो गलत हो जाएगा, है ना। नासा का मिशन है, क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट को मॉनिटर करता है, नहीं। डीप स्पेस रेडिएशन को मॉनिटर करता है, नहीं। ऑब्जर्व ओशन कलर और एटमॉस्फेरिक एरोसोल, ओशन और एटमॉस्फेरिक एरोसोल को तो करता है ना, तो आंसर विल बी सी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ई सेफ हर इनिशिएटिव, ठीक है। अभी 13 अप्रैल को जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ई सेफ हर, ठीक है। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। देखो अब उसके नाम में ही बहुत सारी चीज़ें हैं, ई है तो मतलब साइबर से रिलेटेड है ना, इलेक्ट्रॉनिक साइबर से। सेफ है मतलब सुरक्षा करनी है, हर है मतलब विमेन है ना। तो इतना तो हमने डिकोड कर लिया कि उसके नाम से ही डिकोड कर लिया कि ये कोई ऐसी पहल होगी जो महिलाओं को साइबर अपराधों से सेफ कर रही होगी, है ना। अब कौन सी महिलाओं को, इन्हें देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक नेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग मिशन है। इसमें जो रूरल वेमेन है ना, रूरल वेमेन, हमने अभी देखा था जो वल्नरेबल सेक्शन होता है ना आरबीआई के बारे में, जब आरबीआई ने अभी रिसेंट में एक डिस्कशन पेपर लॉन्च किया था तो वहाँ पे हमने देखा कि जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके लिए स्पेशल कदम उठाने चाहिए। तो एक कदम तो आरबीआई उठा रहा है कि नॉमिनेट कर दो किसी दूसरे व्यक्ति को। अगर आपने क्लास सुनी हो तो वो टॉपिक आपके माइंड में होगा, है ना, कि बड़ा पेमेंट करना है तो उससे पहले जो ऐसे वल्नरेबल व्यक्ति हैं जैसे रूरल वेमेन हैं, ठीक, तो अगर उन्हें 50,000 से ज़्यादा का पेमेंट करना है तो वो किसी को नॉमिनेट कर सकती हैं कि उन्होंने पेमेंट कर दिया, फिर कोई और क्रॉस चेक कर ले उस पेमेंट को, है ना, उनके घर का सदस्य, ठीक।
तो एक तरीका तो ये है जो आरबीआई ला रहा है, दूसरा तरीका जो सरकार लेके आ रही है यहाँ पे वो ये है कि हम इनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करें, ये पहचान पाएं, है ना, कि क्या फ्रॉड हो सकता है, क्या स्कैम हो सकता है, कैसे चीज़ें चलानी है, डिजिटल इकोनॉमी को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, क्यूआर कोड बेस्ड पेमेंट कैसे होंगे, इनके खाते में पैसे कहाँ से आएंगे, वो चीज़ें रजिस्टर कैसे, मतलब जो भी होता है यहाँ पे, ठीक, तो उस सब के बारे में हमें इनको ट्रेन करना है ना, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, ठीक है। कौन कौन कराएगा, और ध्यान रखिएगा रूरल वेमेन है, पूरी महिलाएं नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कीवर्ड है इसका, ई सेफर में रूरल वेमेन को हम जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इकोनॉमी है, उसके योग्य बनाएंगे, ठीक है, ताकि उनको जो है उनके साथ स्कैम्स वगैरह ना हो। ओके, 3 लोग इसमें शामिल हैं, एक तो वो मिनिस्ट्री है, ठीक है, तो मिनिस्ट्री का एक प्रोग्राम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, तो उसके अंतर्गत वो पॉलिसी फ्रेमवर्क और अवेयरनेस फैलाएगी। फिर है सीडेक हैदराबाद में, ठीक है, तो सीडेक जो इंस्टीट्यूट है वो टेक्निकल ब्रेन है, ठीक, तो जो भी कंटेंट होगा उसके लिए उसको बनाना, मल्टीलिंगुअल कंटेंट, कि कोई ऐप है तो उसको डिफरेंट लैंग्वेज में किस तरह से उनको प्रोवाइड कराना है, कैसे सिखानी है चीज़ें, तो वो सारी जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो ये सीडेक देखेगा। फिर एक रिलायंस फाउंडेशन है, ये है एक आउटरीच इंजन, रिलायंस फाउंडेशन एक एनजीओ टाइप का है, तो इसकी पहुंच है रूरल वेमेन तक, है ना, तो इसको हम एज अ नेटवर्क के ग्रास रूट नेटवर्क की तरह यूज़ करेंगे कि ज़मीनी स्तर पे इसका अच्छा नेटवर्क है, तो हम इसके थ्रू जाएंगे महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए, ठीक है। अभी ही क्यों चलाया जा रहा है ये प्रोग्राम, क्योंकि सरकार का ना एक और इनिशिएटिव चल रहा है साइबर सखी, ठीक है, साइबर सखी के तहत हमारा टारगेट है कि 2029 तक 10 लाख महिलाओं को साइबर सखी बनाना है, ठीक है। तो ऐसे में महिलाएं अगर डिजिटल वर्ल्ड में आ रही हैं, रूरल महिलाएं, ठीक है, जो अभी इन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, ठीक, तो ऐसे में उनके साथ जो स्कैम्स हैं उनके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इससे अच्छा है कि पहले से ही उन्हें ट्रेन कर दिया जाए, ठीक है। तो इसके लिए पायलट फेज में प्रोजेक्ट चलाया जाएगा पहले मध्य प्रदेश और उड़ीसा में, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं ना, मेनली कहाँ से आ रही हैं ये महिलाएं, रूरल एरियाज में सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए, तो इसका जो मेन फोकस रहेगा ना वो सेल्फ हेल्प ग्रुप पे रहेगा, ठीक है। और डीप फेक वाली चीज़ें काफ़ी हो रही हैं आजकल, है ना, जो एआई ड्रिवन थ्रेट्स हैं, ठीक, कि पता चला कि किसी दूसरे की आवाज़ में आपको कॉल करके पैसे मांग लिए, है ना, और वो आपका रिलेटिव की आवाज़ लग रही है आपको, ठीक है, या वीडियो कॉल के थ्रू ऐसा कुछ, मतलब जो डीप फेक वाले क्राइम्स हैं उनसे भी हमें सुरक्षा प्रदान करनी है, ठीक। तो इसके लिए चल रहा है हमारा ये ई सेफर पहल। क्वेश्चन कैसा बन सकता है कि कौन कौन इसके पार्टनर हैं, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन, तो मीटी है, सीडेक है, रिलायंस फाउंडेशन है, नीति आयोग नहीं है, तो 4th गलत हो गया, तो ये 3 4 से ये तीनों कट गए, है ना, आंसर विल बी ए 1 2 एंड 3। नेक्स्ट है इसका प्राइमरी टारगेट ग्रुप कौन सा है, प्राथमिक लक्ष्य समूह कौन सा है, तो विमेन आईटी प्रोफेशनल हैं जो साइबर सिक्योरिटी में काम कर रही है, नहीं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, नहीं, टीनेजर्स हैं जो सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, नहीं, रूरल वेमेन हैं जो इकोनॉमी में आने वाली हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए, तो आंसर बनेगा हमारा डी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नोएडा इंडस्ट्रियल लेबर अनरेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पे मीन्स के लिहाज से काम किया, पीटी में भी 1-2 चीज़ें काम की, ठीक है। तो हुआ क्या कि पहले से ही एक जो हमारा पड़ोसी राज्य है हरियाणा, उसने अपने यहाँ पे जो मिनिमम वेज होता है ना, न्यूनतम वेतन, मिनिमम वेज, ठीक है, उसको बढ़ा दिया और बढ़ा के लगभग 19,000 कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ कि वहाँ की देखा देखी हमारे यहाँ के मजदूर भी कहने लगे इंडस्ट्रियल लेबर कि हमारे भी पैसे बढ़ाए जाएं, और उन्होंने इस मांग को लेकर क्या किया, एक प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये चला था 10 अप्रैल से शुरू हो रहा था, शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था। इसी बीच क्या होता है, एक महिला वर्कर होती है, इंडस्ट्रियल वर्कर, लेबरर, उसको गोली लग जाती है, और जैसे ही उसको गोली लगती है तो उसके बाद से ये पूरा मामला क्या हो जाता है, एकदम वायलेंट हो जाता है, ठीक है। और लगभग 40-45 हज़ार वर्कर्स अलग अलग जगह प्रोटेस्ट करने लगते हैं, वायलेंटली प्रोटेस्ट करने लगते हैं,
जो प्राइवेट संपत्ति है उसको नुकसान पहुंचाते हैं, सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, पत्थरबाजी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है। कारण क्या है इस अनरेस्ट का, तो मैंने आपको बताया, वेज डिस्पैरिटी। हरियाणा ने अभी बढ़ाई है रिसेंटली, तो ये कह रहे हैं कि जो हमारी 11,000 रुपये होती है लगभग, उसको भी बढ़ाकर तकरीबन 20,000 किया जाए, ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा जो नई लेबर कोड्स आई हैं, है ना, और जो जो आपने देखा होगा 2020 में 4 लेबर कोड आई हैं, ठीक है, अब उनका क्रियान्वयन शुरू हो गया है। तो इनको उम्मीद थी कि जैसे नई लेबर कोड आएगी तो फिर से वेजेस में वृद्धि होगी और काम के घंटे कम होंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, है ना। और जब नहीं हुआ तो वो फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत पुअर वर्किंग कंडीशंस हैं, 12-12 घंटे की शिफ्ट है, ओवर टाइम करना पड़ रहा है, ओवर टाइम के भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलते, मतलब कि उसी रेट पे मिलते हैं जितना उनका, जबकि ओवर टाइम के पैसे तो डबल रेट से दिए जाने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके अलावा इन्फ्लेशन देख रहे हैं आप, तेज़ी से बढ़ रही है ना। मार्केट में जैसे युद्ध की स्थिति बनी हुई है तो गैस के दाम बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, फूड प्रोडक्ट्स में बढ़ रही है, तो इनकी फैमिली सरवाइव नहीं कर पा रही हैं। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि भाई हमारा भी मिनिमम वेतन बढ़ाया जाए, ठीक है। तो सरकार का क्या रिस्पॉन्स रहा इस पे? सरकार का मिला जुला सा रिस्पॉन्स था। सरकार ने अपनाई कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। अब ये कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी क्या होती है? देखो, जैसे कोई बच्चा मान नहीं रहा होता ना, तो आप क्या करते हो, पहले तो उसे प्यार से समझाते हो, है ना, चॉकलेट दे दोगे कि बच्चा मान जाएगा आपकी बात, लेकिन फिर भी नहीं मानते तो आप उसे डांटते डपटते हैं, है ना, स्टिक। तो पहले तो हम उन्हें स्टिक के लिए उसने क्या किया सरकार ने कि बहुत बड़े स्तर पे लोगों को अरेस्ट किया, FIR दर्ज की, सर्वेलांस कर रही है, ड्रोन को यूज़ कर रही है, और जो भी ऐसे वायलेंट कृत्यों में संलग्न है उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके अलावा एक्सटर्नल सिंडिकेट की भी जांच कर रही है कि ऐसा तो नहीं है किसी बाहरी तत्व ने, बाहरी सिंडिकेट ने आकर हिंसा भड़का दी हो, है ना। क्योंकि एक छोटा सा मजदूर, और जो वो महिला को गोली लगी थी ना, जो मैंने अभी आपको बताया, तो वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उसे पुलिस की गोली लगी है या फिर जो इंडस्ट्रियल जो गार्ड्स होते हैं उनकी लगी है, या फिर किस व्यक्ति की लगी है ना। तो ये कुछ ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ पर इस पहलू की भी जांच कर रही है सरकार। वहीं कैरेट के लिए मतलब मजदूरों को मनाने के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, क्योंकि वो बैकबोन है हमारे मैन्युफैक्चरिंग की, है ना, तो उनको मनाने के लिए सरकार ने क्या किया? सरकार ने कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स भी किए हैं। क्या पॉलिसी रिफॉर्म किए हैं? जैसे सरकार ने कहा कि देखो, पहले ऐसा था ना, एक स्टेट में एक वेज पॉलिसी, अब ऐसा नहीं होगा। देखो, अगर कोई बिहार का मजदूर है, बिहार में कमा रहा है, तो वहाँ पे खर्चा कम है, लेकिन वही दिल्ली में है ना, दिल्ली NCR इलाके में तो बहुत महंगाई है। तो मानो 15,000 में बिहार में तो उस बंदे का घर चल रहा है, लेकिन तो जरूरी नहीं है कि NCR में भी, नोएडा में भी घर चलेगा, है ना, इतने कम दामों में। तो इसके लिए सरकार ने 3 अलग अलग वेजेस कर दी। जो Tier 1 शहर है उनके अलग, Tier 2 की अलग, Tier 3 की अलग, है ना, और अनस्किल्ड लेबर के लिए अलग, सेमी स्किल्ड के लिए अलग, और स्किल्ड लेबर के लिए अलग। तो अगर हम देखें तो Tier 1 के स्किल्ड लेबर की तनख्वाह बढ़ाकर, मतलब मिनिमम वेज बढ़ाकर 16,868 रुपये कर दी गई है, ठीक है। तो ये वेजेस आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखनी, बस एक स्किल्ड और Tier 1 की देख लेना, बाकी अलग अलग है, ओके, पढ़ लेना। और इसे कहा है कि रिट्रोस्पेक्टिवली लागू किया जाएगा, मतलब कि पहले, अब निर्णय तो अब आया ना, लेकिन सरकार इसे 1 अप्रैल से लागू करेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन तो लिए ही हैं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओवर टाइम को डबल कर दिया, वीकली ऑफ कर दिया कि हफ्ते में 1 छुट्टी तो मिलेगी। एक हेल्पलाइन बना दी है 4, जिसमें आपको अगर कोई समस्या है तो सीधे DM ऑफिस में कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए क्या काम का है कि लेबर किस अनुसूची का विषय है, ठीक है। तो लेबर 7वीं सूची में कॉन्करेंट लिस्ट का, है ना, जो हमारी संवर्ती सूची है उसका सब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि राज्य चाहे तो वो भी कानून बना सकता है, केंद्र सरकार चाहे, संसद चाहे तो वो भी कानून बना सकती है, लेकिन अगर दोनों के कानून टकराए तो किसका कानून माना जाएगा? संसद का कानून माना जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये मेंस के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ना इस तरह के जो आंदोलन होते हैं या वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं,
ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं ना। अब सरकार जो है, यूपी सरकार, यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है, तो मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना होगा, इन्वेस्टर्स को बुलाना होगा। लेकिन कोई भी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो देखेंगे कि यहाँ तो ऐसे इस तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट होते हैं तो वो नहीं आएंगे, है ना। फॉरेन इन्वेस्टर आने से हिचकेंगे, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नुकसान पहुंचाती है इस तरह की घटनाएं। फिर सिक्योरिटी एंगल भी है, तो अगर ऐसे कोई बाह्य तत्व जो हैं आके हमारे जो उस एरिया है, औद्योगिक केंद्र हैं, वहाँ के लोगों को लामबंद कर सकते हैं ना, उनको भड़का सकते हैं, उनको एक साथ ला सकते हैं और मोबिलाइज कर सकते हैं किसके खिलाफ, जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनके खिलाफ। तो ऐसे में ये दिखा रहा है कि कितनी वल्नरेबल है स्थिति, है ना। तो फिर से जो इन्वेस्टर्स हैं वो आने से हिचकेंगे, ठीक है। एक अच्छी चीज़ भी है, एक अच्छी चीज़ क्या है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ठीक है, प्रतिस्पर्धी संघवाद। पहले क्या होता था, इस घटना से पहले रेस टू बॉटम होती थी। रेस टू बॉटम की हर आदमी ना नीचे जाना चाहता था, बॉटम में। क्या मतलब है इसका, कि अगर मानो हरियाणा में 15,000 रुपये तनख्वाह है ना, मिनिमम वेज है, तो यूपी चाहेगा कि मेरे में मिनिमम वेज 12,000 हो, इससे कम ही हो, है ना। क्यों, ताकि जो इन्वेस्टर हैं वो मेरे यहाँ आए, उन्हें लगेगा कि इनके यहाँ तो मजदूर सस्ते मिल जाएंगे, चलो इनके यहाँ आके निवेश करते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो उल्टा हो रहा है, रेस टू बॉटम की जगह हो रही है रेस टू टॉप, है ना। हरियाणा ने पहले अपने में बढ़ाई कि नहीं, हम क्या करेंगे, हम अपने जो लेबर है उसका ध्यान रखते हुए उनको एक लिविंग वेज प्रोवाइड कराएंगे, है ना, कि इतनी मिनिमम वेज हो कि उनका खर्च चलता रहे। फिर कंपटीशन हुआ, यूपी के मजदूरों ने भी ऐसा मांग की, तो यूपी सरकार ने भी बढ़ाया। हालांकि वेज बढ़ने से क्या होगा, वेज बढ़ने से इंडस्ट्री जो मैन्युफैक्चरिंग है वो महंगी हो जाएगी, है ना। तो लेकिन क्या है, रेस टू टॉप, अब वो टॉप पे जाना चाहते हैं सुधारों के मामले में, ठीक है। अब वो चाहते हैं कि अच्छी शर्तें आएँ हमारे में भी, बेटर टर्म्स हो, ताकि जो इंडस्ट्रियल पीस है वो बनी रहे, ठीक है। क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि श्रम किस सूची का विषय है, तो कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची का विषय है। रेस टू बॉटम से रेस टू टॉप की ओर जाना क्या शो कर रहा है कि राज्य अपने स्टैंडर्ड्स कम कर रहे हैं, पर्यावरणीय मानकों को कम कर रहे हैं? नहीं, कम करते थे तो रेस टू बॉटम थी, है ना, ये रेस टू बॉटम को दिखा रहा है। स्टेट कॉम्पीट कर रहे हैं कि बेटर लेबर कंडीशंस दें, है ना, तो आंसर बनेगा बी, ओके। एक कॉरिडोर है, दिल्ली देहरादून कॉरिडोर, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका उद्घाटन उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अप्रैल को, ठीक है। तो कहाँ से गुजरेगा ये, 213 किलोमीटर का लंबा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, दिल्ली से जाएगा, दिल्ली से देहरादून। तो बीच में 2 राज्य पड़ रहे हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, राज्य आपसे पूछे जा सकते हैं। लगभग 12-13 हज़ार की कॉस्ट है, अभी बनना शुरू होगा, और जो दिल्ली से देहरादून का टाइम है अभी 6.5 घंटे, इसको घटाकर 2.5 घंटे कर देगा, ठीक है। और इसमें एक एशिया का लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाया जाएगा। इसमें जैसे ये निकलेगा ना हाईवे, ठीक, तो फिर ये ऊपर से जाएगा ऐसे एलिवेटेड क्यों, क्योंकि बीच में ना जंगल पड़ रहा है शिवालिक का। अब अगर बीच में से हाईवे निकलेगा तो क्या होगा, तो जो वाइल्ड लाइफ है उसको मुश्किल होगी, है ना। तो यहाँ पे जानवरों को इस हाईवे के नीचे जा सकते हैं, हाईवे इनके ऊपर से फॉरेस्ट के ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा प्रयास है। यहाँ पे एक और कौन सा नेशनल पार्क है, तो राजाजी नेशनल पार्क है, ठीक है। तो शिवालिक में राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर से निकलेगा, ठीक है। तो डार्क काली टनल है, यहाँ पे एक टनल भी बनाई जाएगी, ठीक, सुरंग बनाई जाएगी 340 मीटर लंबी, ताकि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं ना जो पर्यावरण की दृष्टि से इको सेंसिटिव है, ठीक है। तो हम वहाँ से अपना वो नहीं गुजारेंगे, बल्कि एक सुरंग में से अंदर से लेकर जाएंगे, ठीक है, उस अपने हाईवे को या उस कॉरिडोर को। इसी के साथ ये जो हाईवे होगा ग्रीन हाईवे होगा, इसमें लाइट और साउंड
लाइट का ध्यान रखा जाएगा, साउंड को की बहुत ज़्यादा ध्वनि ना हो तो उसको कम किया जाएगा, ठीक है, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा शोर होगा, बहुत ज़्यादा लाइटें होंगी तो क्या होगा, वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो उसको डिस्टर्ब ना हो उसके लिए जो प्रकाश पॉल्यूशन है, लाइट पॉल्यूशन है एंड साउंड पॉल्यूशन है उसको कम किया जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ इकोनॉमिक नोट्स शामिल हैं, जैसे कुछ जगह पे जो इसके रास्ते में पड़ेंगी, जैसे बागपत, बरौत, शामली, सहारनपुर, इनमें लॉजिस्टिक हब्स बनाए जाएंगे, ठीक है। इन केंद्रों को अच्छे से विकसित किया जाएगा। क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आएगा कि 12 किलोमीटर का जो एलिवेटेड सेक्शन है दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का, वो किस रीजन से गुजरेगा। तो आप कहाँ देखो, वेस्टर्न घाट में तो है नहीं है ना, तो वेस्टर्न घाट का या विंध्या में भी नहीं है। आप किस में कंफ्यूज हो सकते हो, अरावली और शिवालिक में। तो देहरादून है तो शिवालिक रेंज आएगी, है ना, दिल्ली से देहरादून तो शिवालिक रेंज में ये पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नारित एआई। नारित माने नार्कोटिक्स एनालिसिस एंड रैग बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल, ठीक है। तो ये नारित एआई को अभी हाल ही में गुजरात पुलिस ने इससे अडॉप्ट किया है। एआई टूल है, किस लिए अडॉप्ट किया है, और इसको अडॉप्ट करने के साथ गुजरात पुलिस जो है ना, वो ऐसी पहली पुलिस एजेंसी बन गई है इंडिया की जिसने एआई टूल को अपने उसमें शामिल किया है, ठीक है। किन मामलों के लिए शामिल किया है, जो ड्रग केसेस हैं, ठीक है। हमारे पास एक एक्ट है, नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जो स्वापक औषधि और मन प्रभावी पदार्थ अधिनियम है 1985 का। उसके तहत जो ड्रग्स के केसेस हैं वो रेगुलेट होते हैं। तो ड्रग्स के केसेस को हैंडल करने के लिए हम एआई को यूज़ करेंगे अब, और उस एआई का क्या नाम है, नारित। उस नारित में जो भी आप देख रहे हैं आर है, वो रैग बेस्ड इन्वेस्टिगेशन है ना। अब ये रैग क्या है, ये है रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अब ये क्या होता है ना, इसको समझना होगा। सीधे आईएएस में क्वेश्चन आ सकता है, पीसीएस में भी, ओके, कि रैग क्या है। तो देखो, एक तो होता है जनरल एआई, है ना, जैसे चैट जीपीटी है, ठीक है। वो क्या करता है, जेनेरिक इन्फो प्रोवाइड कराएगा आपको। किसी भी मामले में आप कुछ भी पूछो, वो आसपास से जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो इकट्ठी करके आपको दे देगा। लेकिन यहाँ पे नारित ऐसा नहीं करेगा, उसे जेनेरिक इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, उसे तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देनी है ना, इसीलिए तो आपको रखा है। तो ये रैग सिस्टम जो होता है, वो जो एक्सटर्नल नॉलेज बेस होते हैं, जैसे और क्या नॉलेज बेस हो सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। जैसे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट हो सकते हैं, ये एक्ट हो सकता है ना, नए क्रिमिनल लॉज हो सकते हैं, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, है ना। तो ये जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं, इनको देख के इनको भी अपने में शामिल करेगा, और जनरल आंसर नहीं देगा, स्पेसिफिक आंसर देगा, ठीक है। मोर एक्यूरेट आंसर देगा, अधिक सटीक आंसर देगा, संदर्भ विशिष्ट आंसर देगा, है ना। ऐसा नहीं है कि एआई चैट जीपीटी की तरह जनरल आंसर दे दिया ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये ओपन इंटरनेट से डाटा नहीं लेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है उसको लेगा, बल्कि आप जो स्पेसिफिक मेंशन करोगे कि ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आपको लेने हैं, ये एक्ट लेना है, ये कानून लेने हैं, तो वो जो भी आपने स्पेसिफिकली डेटाबेस दिया होगा, वेरीफाइड लीगल डेटाबेस, उसके आधार पर ही ये ट्रेंड हुआ होगा, उसके आधार पर ही आपको आंसर देगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा है, हम शासन में एआई को यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ पे भी आ जाए ना गवर्नेंस में एआई, तो वहाँ आप एक गुजरात पुलिस का उदाहरण लगा सकते हैं, एथिक्स में लगा सकते हैं ना। एथिक्स में आपको कहीं पे सुझाना हो कि शासन को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है, एआई के द्वारा, सेकंड पेपर में है शासन, है ना, तो वहाँ पे आप ये गुजरात पुलिस का नारित एआई लगा सकते हैं। तो नारित एआई कन्वेंशनल एआई से अलग है, कैसे, ब्लॉकचेन को यूज़ करता है, नहीं, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन यूज़ करता है, तो आंसर बनेगा बी। और क्या हो सकता है, रैग क्या है ना, रैग एआई जनरेट करेगा आंसर ऑन प्री ट्रेन डेटा, नहीं, है ना। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन बिफोर जनरेटिंग रिस्पॉन्सेज, वो प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स उत्पन्न करने से पहले बाह्य जानकारी को भी प्राप्त करेगा, तो आंसर बनेगा बी, जो स्पेसिफिक जानकारी आप देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, यूके ने चागोस आइलैंड की जो डील थी उसको रोक दिया है। हाल ही में यूके ने जो है मना कर दिया
कि अभी हम ये चागोस की जो डील है डियागो गार्सिया मिलिट्री बेस और बायोटविल की, ठीक है, उसको अभी हम रोक रहे हैं क्योंकि हमें यूएस से, डोनाल्ड ट्रंप से सपोर्ट नहीं मिल रहा है। हमने पहले भी पढ़ा है, ये मार्च के करंट अफेयर्स में है ना, तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस पे अपना विरोध जारी किया था, उसके बाद ये रुक गए हैं। ठीक है, क्या है डील मैंने वहाँ पे भी बताई थी, यहाँ भी मैं ओवरव्यू दूंगी, लेकिन आपको अच्छे से पढ़ना हो तो मार्च के करंट अफेयर्स में ये आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो हुआ क्या, थोड़ा सा मैं आपको इतिहास बताती हूँ इसका। पहले डियागो गार्सिया देख लेते हैं। डियागो गार्सिया चागोस आर्किपेलागो है ना, ये देखो यहाँ पे हम इंडिया के पास लक्षद्वीप, फिर मिनिकॉय द्वीप, फिर मालदीव के नीचे आए चागोस आइलैंड। इसका सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, कौन सा, डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया में यूएस का मिलिट्री बेस है, यूएस और यूके का मिला के, ब्रिटेन और अमेरिका दोनों का मिलिट्री बेस है। कहाँ, डियागो गार्सिया में। एक और है इंडो पैसिफिक में, अंडरसन एयरफोर्स बेस गुआम में। ठीक है, लेकिन यहाँ हिंद महासागर की बात करें तो यहाँ पे एक है चागोस आइलैंड में, डियागो गार्सिया में। अब क्या हुआ, ये चागोस आइलैंड पे कब्जा था यूके का, है ना, ब्रिटेन का, क्योंकि ब्रिटेन ने इसे कॉलोनी बना रखा था मॉरिशस को, और ये मॉरिशस का भाग था। लेकिन जब यूके ने, ब्रिटेन ने मॉरिशस को स्वतंत्रता दी, ठीक है, तो तकरीबन 1965 और 68 की बात है, तो इसने मॉरिशस को स्वतंत्रता दी, है ना, कॉलोनी से मुक्त किया। तो इसने ये जो चागोस आइलैंड है इसको नहीं दिया, है ना, इसको मॉरिशस से अलग कर दिया और चागोस आइलैंड को अपने पास रखा। और क्या करा, यूके के साथ में, यूके ने यूएस के साथ मिलकर यहाँ पे मिलिट्री बेस बना लिया। ठीक है, अब क्या होता है, मॉरिशस विरोध करेगा इस बात का। मॉरिशस गया, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वहाँ पे गया, और वहाँ पे ये क्या होता है, जीत जाता है अपने केस को। ठीक है, केस जीत गया वहाँ पे, और आईसीजे ने इस निर्णय दिया कि भाई यूके, आप मॉरिशस को चागोस आइलैंड वापस करो। ठीक है, तो यूके मान गया, ठीक है, कि अब तो कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, अब तो चागोस आइलैंड वापस करना पड़ेगा। दोनों के बीच डील होती है और यूके तैयार हो जाता है चागोस आइलैंड देने को। अब चागोस में तो डियागो गार्सिया भी है ना, तो वो कहता है, यूके कहता है भाई डियागो गार्सिया नहीं देंगे हम, है ना, तो हम एक काम कर सकते हैं, सॉवरेनिटी तो तुम्हारी रहेगी, तुम हमें लीज पे दे दो इसे वापस 100 साल के लिए, 99 ईयर्स के लिए, है ना। तो ये इनकी डील होनी थी, लेकिन यूएस ट्रंप जो थे वो ये मानने को तैयार नहीं। वो बोले कि भाई हम सॉवरेनिटी भी नहीं दे सकते इसकी। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि मॉरिशस चाइना का दोस्त है ना, वो डील कैंसिल कर दे, वो कुछ और पेच ले आए, है ना, तो हम सॉवरेनिटी नहीं देंगे। तो इस बीच में यूएस के प्रभाव में आके यूके ने ये डील कैंसिल कर दी। पूरी नहीं, चागोस आइलैंड तो देगा, है ना, केवल जो डियागो गार्सिया के वाली डील थी उसको अभी रोक दिया है। ठीक है, तो ये हमारी न्यूज़ थी कि डियागो गार्सिया का जो मिलिट्री बेस था, देना था, वो डील रुक गई है। ठीक है, क्योंकि यूएस चिंतित था कि भाई यहाँ पे तो चीन आ सकता है ना, चीन का प्रभाव है। और जब भी अभी क्या हुआ है कि ना, इसको क्यों रोका गया है, क्योंकि अभी जब ईरान पे अटैक कर रहे थे तो डियागो गार्सिया वगैरह का यूज़ करने को कहा था अमेरिका ने ईरान के विरुद्ध। ठीक है, मिडिल ईस्ट में, तो यूके उसको सपोर्ट नहीं करा, क्योंकि मिलिट्री बेस तो यूके का भी है ना वो, तो यूके की अनुमति के बिना नहीं कर सकता। ठीक, तो यूके का कहना है भाई ये यूरोप का मामला नहीं है, तो वो नहीं आना चाह रहे इसमें। तो ऐसे में जो वहाँ के पीएम हैं और राष्ट्रपति ट्रंप हैं, उनके बीच के थोड़े से संबंध खराब हो गए। ठीक है, तो फिर उनको थोड़ा सेटल करने के लिए उन्होंने ये डील को रोक दिया होगा। ठीक है, हमारे काम का इसकी लोकेशन है और थोड़ा सा इतिहास आपको पता होना चाहिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले 1 महीने से डेवलप हो रहा है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, डियागो गार्सिया क्या बन सकता है, डियागो गार्सिया कहाँ पे लोकेटेड है, इंडियन ओशन में, है ना, हिंद महासागर में। चागोस आइलैंड अभी क्या है ना, वर्तमान में जो यूके के अधीन है, तो यूके ने उसे क्या बना रखा है, किसके अधीन उस पर शासन करता है,
तो फॉकलैंड आइलैंड टेरिटरी है नहीं, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी है, ठीक है, BIOT। ओके, नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक है आज का, समुद्र साहस सेलिंग एक्सपीडिशन, ठीक है, या नौकायन अभियान है एक, अभी इसे मुंबई से, मारवे मुंबई से रवाना किया गया है, ठीक। किसका अभियान है? इंडियन आर्मी का, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नौसेना का नहीं है, भारतीय सेना का अभियान है। सेना की एक आर्टिलरी रेजिमेंट है, उस रेजिमेंट को बने हुए 200 साल हो गए हैं, है ना, तो इस खुशी में इसको सेलिब्रेट करने के लिए वो नौकायन पे गए, ठीक है। तो नौकायन का अभियान है। इसी के साथ साथ ये जो मुंबई से ही क्यों शुरू किया गया है? छत्रपति शिवाजी महाराज को ट्रिब्यूट देने के लिए, ठीक है, श्रद्धांजलि देने के लिए, क्योंकि उनका कहना है कि जो समुद्री विरासत है, जो भारतीय नौसेना है, उसके जनक कौन है यहाँ पे इस एरिया में? शिवाजी, ठीक है। तो पर हाँ, ध्यान रखिएगा, नौसेना का अभियान नहीं है ना, भारतीय सेना का, मिलिट्री का अभियान है, इंडियन आर्मी का अभियान, ठीक है, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी का, ठीक। लगभग 520 नॉटिकल मील जाएंगे ये, कहाँ से? जो कोंकण कोस्ट है, कोंकण कोस्ट कौन सा है? यहाँ मुंबई से जो महाराष्ट्र और गोवा वाला इलाका, ठीक है। तो पहले मुंबई से जाएंगे विजयदुर्ग, विजयदुर्ग से गोवा, फिर गोवा से विजयदुर्ग, विजयदुर्ग से मुंबई, ठीक है। यहाँ पे आपको एक और ना समुद्री साहस जैसा ही एक प्रोग्राम है, समुद्र प्रदक्षिणा, ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि प्रदक्षिणा भी क्या है, ये भी अब नेक्स्ट मंथ में चर्चा में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ट्राई सर्विस ऑल विमेन सरकम नेविगेशन एक्सपीडिशन है। इसमें तीनों सेनाओं की जो महिलाएं हैं, हमारी महिला अधिकारी हैं, वो पूरे समुद्र की जल परिक्रमा कर रही हैं। 9 महीने तक ये परिक्रमा करेंगी। सितंबर 2025 में इन्होंने शुरू की थी परिक्रमा करनी, और अब मई में उम्मीद है कि ये वापस आ जाएंगी। तो जब मई में वापस आएंगी तो ये टॉपिक फिर से उठ जाएगा, है ना, कि समुद्री प्रदक्षिणा क्या है। तो आप समुद्र प्रदक्षिणा और समुद्र साहस से कंफ्यूज नहीं होना। प्रदक्षिणा है तो जो तीनों सेनाओं की महिला अधिकारी हैं वो गई हैं IASV त्रिवेणी में बैठ के, और 26,000 नॉटिकल माइल्स की दूरी तय करेंगी, समुद्र को परिक्रमा करेंगी, ठीक है। वहीं ये जो समुद्र साहस है, ये बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, 520 नॉटिकल माइल का, आर्टिलरी रेजिमेंट का सेना की, और कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से गोवा तक, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इसी तरह का आएगा कि किसका अभियान है, किस यूनिट का अभियान है, तो इंडियन नेवी का नहीं है, आर्मी का है ना, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी आर्मी, भारतीय सेना का अभियान है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ समझ आया होगा। कोई टॉपिक नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और देखते रहिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।